वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RUSH2 संदीप। आप सभी का स्वागत है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान की क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है? किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने की वैधानिक प्रक्रिया संविधान कहलाती है। यह संविधान एक ऐसे निश्चित नियमों का संकलन है जिनके द्वारा किसी देश की समस्त वैधानिक कार्य किए जाते हैं, संविधान कहलाता है। खैर, ये कभी कोई नहीं पूछेगा किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि संविधान क्या है, ये वैसे ही मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब संविधान शुरू करने से पहले हम उसके विकास के बारे में जानेंगे कि संविधान आखिर बना कैसे। तो आप सभी को पता ही है, भारत लगभग 200 साल से भी ज़्यादा विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटेन की रही है। तो उन्हीं के आने से ये संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। आइए देखते हैं कैसे। भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाए गए अनेक अधिनियमों द्वारा हुई है। भारतीय संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई। संवैधानिक विकास से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्न प्रकार है। तो मूल रूप से जो भारतीय संविधान का विकास माना जाता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही माना जाता है। ये एक्ट जो था बेसिकली उस समय पे कंपनी व्यापार करती थी यहाँ ब्रिटिश की, तो उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक के बाद एक एक्ट आते गए और धीरे धीरे ये जितने भी एक्ट है वो कानून व्यवस्था यानी संविधान का रूप लेते गए। तो आइए देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम क्या हुआ। इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। ब्रिटिश संसद से ये पास हुआ था 1773 में और 1774 में ये लागू हुआ था। इस एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जो इससे बिल्कुल अलग है। एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तथा 3 इसकी सहायता के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। और अगर बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय पर 1773 में, तो वो थे सर एलिजा इम्पे। इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। दूसरा पॉइंट, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, वो भी ब्रिटेन की संसद का। इससे पहले कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं था किसी भी संसद का, वो अपने नियम खुद बना रही थी। लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण हो गया था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। यानी जो कलकत्ता का गवर्नर था वो कलकत्ता के साथ साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के लिए भी कानून बना सकता था। साथ ही बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आप सभी को बताना है कमेंट में, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। दूसरा, अब इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर था ये पिट्स इंडिया एक्ट, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। और इस एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी। होता क्या था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए था, राजनीतिक मामलों के लिए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था। ठीक है जी।
और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1858 तक रहा है, क्योंकि 1858 में कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया था, ब्रिटेन के पास चला गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो इसलिए ये बोर्ड ख़त्म कर दिया गया था। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था, तथा ये पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। कुछ और ख़ास इसमें ऐसा हुआ नहीं था, ये दिया भी हुआ है। 1858 तक विद्यमान रही थी द्वैध शासन प्रणाली, एक कंपनी के तथा दूसरे संसदीय बोर्ड के द्वारा, यानी एक कंपनी का शासन और दूसरा संसदीय बोर्ड का शासन। अगला 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, इसके द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया था, यानी कंपनी का एकाधिकार किसके लिए, व्यापार के लिए, वो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय का और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चलता रहा था। ठीक है जी। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें खास है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1813 वाले के तहत, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से हुआ था 1833 में, वो आगे बताऊंगा। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि 1813 वाले में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था, पूर्ण रूप से आएगा तो 1813 नहीं होगा, 33 होगा, और चाय का और चीन का रह गया था। तो 3 एक्ट हमने पढ़े हैं, 1773 का और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसके बाद आता है 1833 का। अभी हमारा आता है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो 1773 में बना था, वो 1833 में उसका नाम बदल गया था और उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और एक खास बात, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य जो कानून या नियम बनाने में उसकी सहायता करता था को शामिल किया गया था 1833 में ही, और वो था मैकाले। ठीक है जी। को शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय लोगों का चयन होने लगा था, यानी 1853 के चार्टर एक्ट से पहले सिर्फ विदेशी ही सिविल सेवा में भाग ले सकते थे, लेकिन 1853 के बाद भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय लोगों का चयन भी, या भारतीय लोगों के लिए भी सिविल सेवा परीक्षा आरंभ कर दी गई थी इस एक्ट के द्वारा ही। 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की थी। इस एक्ट के तहत विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्ण सदस्य बन गया था। अच्छा, 1833 में क्या हुआ था, विधि सदस्य को शामिल किया गया था, लेकिन अब 1853 में 2 काम हुए। नंबर 1, सिविल सेवा में भारतीयों का चयन किया जाने लगा, और दूसरा, जो ये विधि सदस्य था इसका पद परमानेंट हो गया, यानी अब इसको रहना ही रहना है। ओके, तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि 1853 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए लोगों का चयन किया जाने लगा था, तो आपको ये बताना है